तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं, क्या वो आपके पास अचर रहता है या नहीं रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अब आप ये तो जानते हैं कि जो ग्लेलिन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो आपके पास कणों का मोमेंटम है, ठीक है, कणों का स्विंग है, वो आपके पास अपरिवर्तित नहीं रहता है, ठीक है। क्यों नहीं अपरिवर्तित रहता है? वो आपके पास इनवेरिएंट नहीं है, ठीक है। अब वो इनवेरिएंट क्यों नहीं है, वो अपरिवर्तित क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आपके पास जो कणों का वेग है, ठीक है, कणों की जो वेलोसिटी है, वो डिफरेंट डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो क्योंकि जो कणों का वेग है वो भिन्न जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण से हम कहते हैं कि जो संवेग संवेग है वो आपके पास अपरिवर्तित नहीं रहता। तो इसमें अब सवाल बनता है कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आपके पास इनवेरिएंट रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वो आपके पास इनवेरिएंट रहेगा या नहीं रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा या नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो वापस से मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, ये आपके पास एस फ्रेम है, ये एस फ्रेम है, ठीक है। इसमें एस लिखता हूँ एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। दूसरा फ्रेम आपके पास क्या है, एस डैश फ्रेम है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये जेड डैश, ठीक है। तो यहाँ पर दो मास हैं, एक m1 और दूसरा m2, ठीक है। तो जब s वाला देखता है, जब s वाला इस m1 को देखता है तो इसका वेग u1 था, ठीक है, u1 था इधर की तरफ, ठीक है। और जब s वाला m2 को देखता है तो इसका वेग इस तरफ कितना था, u2 था। और जब इनके बीच में टक्कर हो गई m1 और m2 के बीच में, ठीक है, उसके बाद s वाले को इसका m1 वाले का जो वेग दिखता है वो दिखता है v1, ठीक है। और s वाले को m2 का वेग दिखता है v2, ठीक है, टक्कर के बाद, ठीक है। तो संवेग संरक्षण नियम ये कहता है कि s फ्रेम वाले को संवेग संरक्षण रहेगा तो m1u1 प्लस m2u2 टक्कर से पहले और टक्कर के बाद आपके पास संवेग संरक्षण रहेगा। तो इसके अंदर m1v1 प्लस m2v2 ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब आते हैं एस डैश फ्रेम पे। एस डैश फ्रेम पे एस डैश फ्रेम पे क्या है, एस डैश फ्रेम वाले को जो ये m1 दिखता है, एस डैश फ्रेम वाले को जो m1 दिखता है और ये m2 दिखता है, इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी टक्कर से पहले वो आपको क्या दिखती है, u1 डैश, और इसकी दिखती है u2 डैश, ठीक है। और टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी दिखती है v1 डैश, ठीक है। और टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी दिखती है v2 डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो संवेग संरक्षण बनेगा एस डैश फ्रेम में, ठीक है, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ठीक है। ये बनेगा आपके पास। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, क्या वो आपके पास ग्लेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास इनवेरिएंट रहता है, ठीक है, इनवेरिएंट रहता है या नहीं रहता है, आपके पास अपरिवर्तित रहता है या नहीं रहता है। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि ग्लेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या पढ़ते हैं, ग्लेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास आर डैश, एक तो हमने पढ़ा विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का, आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस वी टी, ठीक है। इससे फिर हम आगे वेलोसिटी पर गए। वेलोसिटी के लिए हमारे पास क्या बना था, v डैश एस डैश इज इक्वल टू वी एस, ठीक है, माइनस वी, ठीक है। ये चीज़ बनी थी हमारे पास, ठीक है। इसे आप वी एस डैश भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, m1u1, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर इधर से, ठीक है, इधर इसको उठाऊंगा मैं, ठीक है, एस फ्रेम वाले को, और एस डैश फ्रेम अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और आपके पास इनवेरिएंट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ सिर्फ। अब देखिए मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से। एस डैश फ्रेम में आपके पास जो वेलोसिटी है, मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर वो तो मैंने वी डैश एस डैश ली थी, ठीक है। ऐसे डैश डैश ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। ये छोटा करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर डैश लगा रहा हूँ, ठीक है। वी डैश इज इक्वल टू वी एस, यहाँ पर जैसे मैंने वी एस लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वी नॉट, ठीक है। और इसको वी को वी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, u1 है, u1 मेरे पास मतलब कि तो यहाँ पर जो u1 डैश होगा, तो u1 डैश कितना होगा मेरे पास, u1 डैश मेरे पास होगा u1, ठीक है, u1 डैश u1 और माइनस v, v आपके पास क्या है जिससे कि s डैश फ्रेम चल रहा है, तो यहाँ से मेरे पास u1 कितना आ गया, u1 डैश इज टू u1 माइनस v बन जाएगा ना ये। तो u1 कितना आ गया, u1 आ गया मेरे पास u1 डैश प्लस v,
ठीक है। तो u1 डैश प्लस वी, और ऐसे मैं u2 निकाल लूँगा, u2 निकाल लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, u2 इज इक्वल टू u2 डैश प्लस वी, ठीक है। और ऐसे मैं यहाँ पर ये v1 और v2 भी निकाल दूंगा, तो v1 v2 मेरे पास कितने आएंगे, v1 मेरे पास आएगा v1 डैश प्लस वी, और v2 मेरे पास कितना आएगा, v2 डैश प्लस वी, ठीक है। अब ये चारों की चारों वैल्यू आपके पास मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। एक तो ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या बनता है, आइए पुट करते हैं। m1 u1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, u1 डैश प्लस वी, u1 डैश प्लस वी, ठीक है। u2 की वैल्यू कितनी है, u2 की वैल्यू है u2 डैश प्लस वी, u2 डैश प्लस वी इज इक्वल टू आपके पास कितना बनता है, m1 v1 आपके पास v1 डैश प्लस वी, v1 डैश प्लस वी, ओके। और नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर m2 और v2 की वैल्यू कितनी है, v2 डैश प्लस वी, ठीक है। इतना बन गया आपके पास, ओके। तो अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसे, तो आपके पास क्या बनेगा, m1 u1 डैश, ठीक है। और यहाँ से आपके पास बनेगा vm1, ठीक है, vm1, तो इसे लिख लेता हूँ vm1 ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बनेगा m2 u2 डैश प्लस m2 v, ठीक है। इतना मिल जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ओके। ऐसे ही मैं राइट हैंड साइड ले लिखता हूँ, राइट हैंड साइड मेरे पास बनेगी m1 v1 डैश प्लस m1 v प्लस m2 v2 डैश प्लस m2 v, ठीक है। इतना बन गया आपके पास, ओके। यहाँ पर देखिए आपके पास ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, तो आपके पास क्या बन गया, m1 u1 डैश m2 u2 डैश m2 u2 डैश और m1 v1 डैश और m2 v2 डैश, तो m2 v2 डैश। तो यहाँ से मैं चला तो यहाँ इस साइड से था, ठीक है, और मैं पहुंच गया इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके पास इनवेरिएंट रहता है, अपरिवर्तित रहता है आपके पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये क्लियर है, ओके।